नमस्कार साथियों। स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू डेली न्यूज़ एनालिसिस फॉर 16 जनवरी 2026। तो हम 16 जनवरी 2026 की डेली न्यूज़ एनालिसिस का ये लेक्चर शुरू करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़ अपडेट। जम्मू एंड कश्मीर सिक्योर्स सेकेंड पोजीशन इन नीति आयोग्स एक्सपोर्ट preparedness index 2024. So the news is Jammu and Kashmir, it secures second position in Niti Aayog's Export Preparedness Index 2024. तो सबसे पहले let us try to understand what is this Export Preparedness Index. So, Export Preparedness Index की अगर हम बात करें, it is a comprehensive data-driven assessment to evaluate how ready Indian states and union territories are to support and expand exports. तो बेसिकली एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की अगर हम बात करें, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स एक कॉम्प्रहेंसिव डेटा ड्रिवन असेसमेंट है टू इवेल्युएट हाउ रेडी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर टू सपोर्ट एंड एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स। तो जैसा नाम बता रहा है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस, तो हाउ रेडी इंडियन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज आर टू सपोर्ट एंड एक्सपैंड एक्सपोर्ट्स। तो इस रैंकिंग में, इस इंडेक्स में जम्मू कश्मीर सिक्योर्ड द सेकेंड पोजीशन। एंड ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, दिस रिपोर्ट, दिस इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय नीति आयोग। तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लाइक यू ऑल नो दैट जम्मू एंड कश्मीर इज नाउ लाइक द यूनियन टेरिटरी, एंड ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि टू सिक्योर सेकेंड पोजीशन इन एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। इसका मतलब जम्मू एंड कश्मीर पूरे भारत में जितने भी स्टेट्स हैं, तो लाइक इट्स लाइक अ हाईली फेवरेबल स्टेट फॉर एक्सपोर्ट्स। सो दिस इज द न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट लॉन्चेस परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। तो गवर्नमेंट लॉन्चेस परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। अब ये है क्या, इसको समझते हैं। व्हाट इज दिस परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा? सो इट्स अ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम beneficiaries. So it is a central government health scheme CGHS. तो बेसिकली परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा की अगर हम बात करें, ये कॉम्प्रहेंसिव, काफी डिटेल्ड हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव है फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरी। तो जिनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशरीज का लाभ मिला है, लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जिनको भी लाभ मिला है, उनके लिए ये एक हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव है बाय द गवर्नमेंट, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हमको ये समझनी है, दिस इंश्योरेंस इज फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज। इट इज एम्ड एट expanding access to cashless healthcare services by integrating Ayush Ayush systems with modern medical treatments। तो अब यहाँ पे हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन ये करने जा रहे हैं कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, उनके लिए इस हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरत क्या पड़ी। व्हाट इज द एम ऑफ दिस health insurance? So it is aimed at expanding access to cashless healthcare services by integrating Ayush systems with modern medical treatments। तो कंसेप्ट ऐसा है कि जो आयुष
सिस्टम है उसको मॉडर्न मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया है, जिसकी वजह से जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, they can get access to cashless healthcare services. So this Paripurna Mediclaim Ayush Bima, it provides indemnity based inpatient hospitalization coverage within India with some insured options of rupees 10 lakh और rupees 20 lakhs. तो ये जो परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा है, इट प्रोवाइड्स इंडेमनिटी बेस्ड इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज विद इन इंडिया। तो मतलब ये जो भी इंश्योरेंस है, बीमा है, इट इज एप्लीकेबल विद इन इंडिया एंड इट इज एप्लीकेबल फॉर इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, मतलब ओपीडी में एप्लीकेबल नहीं है। इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन एंड कवरेज, मतलब इंश्योरेंस अमाउंट की अगर हम बात करें तो 10 से लेके 20 लाख तक का इंश्योरेंस कवरेज ये प्रोवाइड करता है, 10 से लेके 20 लाख तक का। अब इसका लाभ कैसे उठाया जा सकता है? तो इट विल बी अवेलेबल, ये जो बीमा है परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, इट विल बी अवेलेबल फॉर परचेज वाया न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड्स ऑफिस ऑफिसेस एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑल्सो शॉर्टली। तो बेसिकली परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा एक कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ इंश्योरेंस इनिशिएटिव है विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम बेनिफिशियरीज। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं, दे कैन गेट एक्सेस टू दिस बीमा, दिस इंश्योरेंस, either by visiting the offices of New India Assurance Company Limited or by, and very soon it will be made live, it will be available online also on the platform of New India Assurance Company Limited. अब ये जो बीमा है, ये 10 से 20 लाख तक का कवरेज इंश्योरेंस देता है। इट इज एप्लीकेबल, मतलब इट इज एप्लीकेबल विद इन इंडिया एंड it is mainly for inpatient hospitalization. So this is परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो यूएस, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, फ्रीजेस इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग फॉर 75 कंट्रीज। तो यूएस की जो सरकार है, उसने इमिग्रेंट वीजा प्रोसेसिंग पे रोक लगा दी फॉर 75 कंट्रीज। तो 75 कंट्रीज के जो लोग हैं, अब अगर वो यूएस में जाएंगे, like, तो उनको वीजा नहीं मिलेगा, उनका वीजा फ्रीज कर दिया गया। इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नेचर ऑफ द फ्रीज को समझते हैं। व्हाट इज द नेचर ऑफ द फ्रीज? तो अगर हम नेचर ऑफ द वीजा फ्रीज की बात करें, द फ्रीज अप्लाइज टू ओनली टू इमिग्रेंट वीजास। ये इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो भी फ्रीज है, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू इमिग्रेंट वीजास। एंड व्हाट आर इमिग्रेंट वीजास? the visas which leads to permanent residence in US, that is a green card. तो बेसिकली यूएस गवर्नमेंट ने एक तरीके से ग्रीन कार्ड पे लोग रोक लगाई है। लाइक 75 कंट्रीज के जो लोग हैं, जो यूएस में अभी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनको ग्रीन कार्ड देने से उस पे आपत्ति, मतलब रोक लगाई है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझनी है कि ये जो भी यहाँ पे वीजा की बात हो रही है, ये इमिग्रेंट वीजा की बात हो रही है। इमिग्रेंट वीजा, उसमें एक महत्वपूर्ण एग्जांपल है ग्रीन कार्ड। नॉन इमिग्रेंट वीजास आर नॉट अफेक्टेड। नॉन इमिग्रेंट वीजास आर नॉट अफेक्टेड। एंड व्हाट आर दोस नॉन इमिग्रेंट वीजास? टूरिस्ट वीजा। भाई अगर आपको यूनाइटेड स्टेट्स घूमने जाना है तो यू शुड हैव अ टूरिस्ट वीजा, तो यू कैन गेट टूरिस्ट वीजा। आपको पढ़ने जाना है, यू कैन गेट इट। दीज आर नॉन इमिग्रेंट वीजास।
तो इसमें कोई रोक नहीं लगाई है। आपको कोई बिजनेस पर्पज से जाना है, यू विल गेट बिजनेस वीजा, इसमें कोई रोक नहीं लगाई है। आपको कोई टेम्परेरी काम के लिए जाना है, यू कैन गेट वीजा। तो हमको इस न्यूज़ में अब क्लैरिटी मिल गई। तो देखो, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने इमिग्रेंट वीजा पे रोक लगाई है फॉर 75 कंट्रीज। इमिग्रेंट वीजाज मतलब द वीजाज विच लीड्स टू परमानेंट रेजिडेंस, स्पेशली द ग्रीन कार्ड। ये जो रोक है, ये नॉन इमिग्रेंट वीजाज पे नहीं लगाई। नॉन इमिग्रेंट वीजाज आर स्टिल नॉट अफेक्टेड। इट मीन्स anybody can easily get a tourist visa, student visa, business visa or temporary visa to visit US। अब ये रोक कितने दिन के लगाई? तो द सस्पेंशन इज इनडेफिनेट, मतलब अभी इसमें कोई क्लैरिटी दी नहीं है। अभी वी हैव टू एज्यूम द सस्पेंशन टू बी indefinite and will remain in force until the review process is completed। अब अगला बड़ा सवाल यही आता है मन में कि यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने आखिरकार रोक लगाई क्यों? सो द रीजन फॉर दिस freezing of the visa, so the main reason is stricter enforcement of the public charge provision। तो stricter enforcement of the public charge provision। Now what is this public charge provision? Let us understand that। तो बेसिकली ये पब्लिक चार्ज प्रोविजन का मेन आइडिया ये है। सो अंडर दिस प्रोविजन, visas can be denied to applicants who are considered likely to depend on US government welfare और पब्लिक बेनिफिट्स। तो हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन किया, मतलब कि यूएस गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि अदर कंट्री के लोगों को यूएस गवर्नमेंट का जो वेलफेयर है एंड जो पब्लिक बेनिफिट का जो भी फंड है, वो यूएस गवर्नमेंट डज नॉट वांट दैट टू बी स्पेंट ऑन पीपल ऑफ अदर कंट्रीज हु आर रिसाइडिंग इन यूएस। सो यूएस गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली वांट्स कि ये जो भी यूएस गवर्नमेंट वेलफेयर फंड्स हैं, पब्लिक बेनिफिट फंड्स हैं, it should be given to American citizens and not other country immigrants who became the permanent US citizens via this immigrant visas। And this is the main reason, and this is the stricter enforcement of the public charge provision, because public charge provision, it basically enables the US government to freeze the visas to applicants, like the immigrants considered likely to depend on US government welfare or public benefits। So this is the main reason। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई grants in principle approval to Japan's SMBC to set up wholly owned subsidiary, that is WOS, in India। तो चलिए इस न्यूज़ को समझते हैं। देखो, आरबीआई का मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे आरबीआई का मतलब है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ग्रांट्स इन प्रिंसिपल अप्रूवल टू जापान्स एसएमबीसी। नाउ व्हाट इज दिस एसएमबीसी? लेट अस अंडरस्टैंड दैट। तो यहाँ पे एसएमबीसी स्टैंड्स फॉर सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन। तो बेसिकली ये जो सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन है, ये जापान का बैंक है। ये जापान का ये बैंकिंग कॉरपोरेशन है। ये जो बैंक है, बैंकिंग कॉरपोरेशन है, इट ऑपरेट्स इन इंडिया इन ब्रांच मोड। टोटल 4 ब्रांचेस है इसकी इस इन इंडिया: न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो अगर हम एसएमबीसी की बात करें, सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन, ये जापान का है बैंकिंग कॉरपोरेशन। इट ऑपरेट्स इन इंडिया इन ब्रांच मोड, जहाँ पे इसके पास 4 ब्रांचेस इसकी भारत में चलती है: न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड बेंगलुरु। तो ये एक बैंकिंग कॉरपोरेशन है जापान का। तो बेसिकली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया,
इस ये जो जापान का जो बैंकिंग कॉर्पोरेशन है, सुमिटोमो मुत्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन, इसको इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया टू सेटअप होली ओन्ड सब्सिडरी इन इंडिया। तो अभी तक क्या था, इस बैंकिंग कॉर्पोरेशन के ब्रांचेस थे। नाउ बिकॉज ऑफ दिस ग्रांट, बिकॉज ऑफ दिस अप्रूवल बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, this Japan's Sumitomo Mitsui Banking Corporation, now it can own a wholly owned subsidiary in India। तो इससे होगा क्या वो समझते हैं। wholly owned subsidiary अगर एसएमबीसी को सेटअप करने को भारत में लाइक मिलता है, तो व्हाट इट मींस इज, ये जो है एसएमबीसी सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन कैन कन्वर्ट its existing branches into a separate legal entity with its own capital base and board of directors. So, because of the wholly owned subsidiary in India, now Sumitomo Mitsui Banking Corporation, they can convert their branches into a separate legal entity with its own capital base and board of directors. तो ज़्यादा उसको पावर मिलेगी, ज़्यादा एक्सेस मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट SMBC will be treated as a domestic bank, and because of the domestic bank nature, it will be having with greater operational flexibility। तो अब हमको ये बात समझ में आ गई कि वाई दिस न्यूज इज सो इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक जापान के एक बैंकिंग कॉर्पोरेशन को आरबीआई ने होली ओन्ड सब्सिडरी सेटअप करने का परमिशन दे दिया, अप्रूवल दे दिया है इन इंडिया, जिसकी वजह से ये जो एसएमबीसी की जो 4 ब्रांचेस थी, न्यू दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, they will get converted into a separate legal entity with its own capital base and board of directors, and SMBC will be treated as domestic bank with greater operational flexibility। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हमको ये समझनी है। यहाँ पे इन प्रिंसिपल अप्रूवल आरबीआई जो ग्रांट करता है, इट इज अंडर द सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। तो आरबीआई कैन ग्रांट इन प्रिंसिपल अप्रूवल based on the section 21 or section 22(1) of the banking regulation act 1949। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 22(1) सेक्शन 22(1) ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। अब हम रुक करते हैं अगली खबर की ओर। तो हाल ही में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, उसको हम डिस्कस करते हैं। सो अंडर द अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ द कैबिनेट, that is ACC, there have been several very important appointments। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट वी हैव शत्रुजीत सिंह कपूर। तो अगर हम शत्रुजीत सिंह कपूर की बात करें, सो ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल, दैट इज डीजी ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, दैट इज ITBP। So Satrujit Singh Kapoor has been appointed as the डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। अब अगर हम इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस को थोड़ा समझें व्हाट इट इज, तो इस पुलिस फोर्स का काम है गार्डिंग इंडियाज बॉर्डर विद चाइना अलोंग द हिमालयन रीजन। तो इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस का काम है टू गार्ड इंडियाज बॉर्डर विद चाइना अलोंग हिमालयाज, एंड शत्रुजीत सिंह कपूर इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस। अब अगर हम इनके बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करें, तो ही इज 1990 बैच IPS ऑफिसर, इंडियन पुलिस सर्विस ऑफिसर, हरियाणा कैडर। अब हम अगला अपॉइंटमेंट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवीण कुमार। सो प्रवीण कुमार इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ BSF,
that is the Border Security Force. So Praveen Kumar is the Director General, new Director General of Border Security Force, BSF. So he is a 1993 batch IPS officer, West Bengal कैडर। एक और बहुत इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हम डिस्कस करते हैं, राकेश अग्रवाल। सो ही इज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ NIA, दैट इज नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। राकेश अग्रवाल इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। अगर हम इनकी बात करें तो ही इज लाइक 1994 बैच IPS ऑफिसर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश कैडर। तो हमने तीन बहुत महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट्स देखे। शत्रुजीत सिंह कपूर, ही इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस, which is responsible for guarding India's border with China along Himalayas. We have Praveen Kumar as the new Director General of Border Security Force and Rakesh Agarwal as the new Director General of National Investigation Agency NIA. अब हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। कर्नाटका बैंक बैग्स IBA अवार्ड फॉर बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन। तो चलिए समझते हैं इस खबर को। तो कर्नाटका बैंक, ये तो समझ में आ रहा है भाई कर्नाटका बैंक है। इट बैग्स IBA अवार्ड। अब ये IBA अवार्ड क्या होता है, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट IBA अवार्ड। तो हियर IBA अवार्ड मींस इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो IBA का फुल फॉर्म है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड अवार्ड इज बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। तो कर्नाटका बैंक को IBA अवार्ड मिला है, इट मीन्स इंडियन बैंक्स एसोसिएशन बैंकिंग टेक्नोलॉजी अवार्ड। ये जो IBA अवार्ड है, इसका पर्पस क्या है? इट रिकॉग्नाइजेस द बैंक्स एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन। सो IBA awards, that is the banking technology awards, it recognize the bank's excellence in technology adoption, digital innovation and fintech integration। तो यहाँ पे कर्नाटका बैंक की अगर हम बात करें तो कर्नाटका बैंक हैज प्रूवन इट्स एक्सेलेंस इन टेक्नोलॉजी एडॉप्शन, डिजिटल इनोवेशन एंड फिनटेक इंटीग्रेशन। तो कर्नाटका बैंक को IB अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन। अब ये DPI एडॉप्शन क्या है, इसको भी समझते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस DPI एडॉप्शन। सो यहाँ पे DPI का मतलब है, फुल फॉर्म इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज अ DPI। तो कर्नाटका बैंक ने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एडॉप्शन एंड बेस्ट फिनटेक के लिए IBA अवार्ड जीता है। अगर हम कर्नाटका की बैंक की बात करें, इसको एक और बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला है, दैट इज इसको रनर अप अवार्ड भी मिला है इन द बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी, बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी। तो बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी में कर्नाटका बैंक को रनर अप अवार्ड मिला है। तो कर्नाटका बैंक को IBA अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट फिनटेक एंड DPI एडॉप्शन एंड इसको रनर अप अवार्ड मिला है फॉर बेस्ट टेक टैलेंट कैटेगरी। चलिए अब हम रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जापान एंड फिलीपींस, फिलीपींस। तो जापान एंड फिलीपींस साइंड एन एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट ACSA। एंड ये जो भी साइन हुआ है, इट इज इन मनीला, दैट इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। तो जापान एंड फिलीपींस ने एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट को साइन किया है। अब हम इसको समझते हैं कि व्हाट इज दिस एग्रीमेंट इज अबाउट। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एग्रीमेंट। एक्विजिशन and cross servicing agreement, what this agreement is about.
So this agreement enables tax-free sharing of ammunition, fuel, food, and logistics during joint military activities. So the idea is that because of this agreement, that is acquisition and cross servicing agreement, जापान एंड फिलीपींस के बीच में जो भी मिलिट्री एक्टिविटीज होती है, जॉइंट मिलिट्री एक्टिविटीज, सो दे कैन शेयर लाइक टैक्स फ्री शेयरिंग of ammunition, fuel, food, and logistics. So, because of that, it improves military readiness and disaster response. तो देखो बेसिकली फिलीपींस एंड जापान ये दोनों आइलैंड्स हैं. अब डिजास्टर इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल. अगर आप जापान की बात करें या फिलीपींस की बात करें, दे आर प्रोन टू नेचुरल डिजास्टर्स. So because of this agreement enables both the countries to support each other in joint disaster relief operations, and it also supports both the countries in United Nations peacekeeping missions, because under this agreement both the countries they can freely like tax free sharing of ammunition, fuel, food and logistics. तो डिजास्टर रेस्पॉन्स में ये एग्रीमेंट काफी एक कारगर साबित होगा, जहां पे कि बोथ द कंट्रीज देन कैन परफॉर्म जॉइंट डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस, यूएन पीस कीपिंग मिशंस एंड मिलिट्री रेडीनेस की अगर हम बात करें तो दोनों कंट्री के सामने देयर इज अ थ्रेट ऑफ चाइना, क्योंकि यहाँ पे साउथ चाइना सी की बात आ जाती है तो थ्रेट ऑफ चाइना है. तो वहां पे भी एक काफी अच्छा ये एग्रीमेंट साबित होगा. So acquisition and cross servicing agreement. It is signed between Japan and Philippines in Manila. That is the capital of Philippines. तो साथियों फाइनली हम लोगों ने 16 जनवरी 2026 की डेली न्यूज एनालिसिस कर ली. आई होप आपको काफी अच्छे इंसाइट्स मिले होंगे, आपको कुछ अच्छी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी मिली होगी. सो डू सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्केल अप गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप for more such interesting daily news analysis, daily quizzes, concept videos for UPSC, PCS, SSC, banking, railways, and all other government competitive exams. So thanks for watching. Thanks for your time.